हेलो बच्चों, आप सभी लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है, आज हम लोग कक्षा 9 के रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 3 परमाणु एवं अणु से आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है अणु या मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले इसकी पहले की जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि जो ग्राम परमाणु द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, आवोगाद्रो संख्या के कण के बराबर होता है। ठीक है, और वहाँ पर हमने ये बताना भूल गए थे कि जो हमारा ग्राम परमाणु द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, परमाणु के अणुभार के बराबर होता है। परमाणु के अणुभार के बराबर होता है। जैसे मैं बात करूं कि सोडियम, ठीक है, सोडियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो सोडियम का सोडियम का अणुभार कितना होता है, 23 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था कि 11 ग्राम सोडियम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या वो कितनी थी, 6.023 गुणित 10 की घाते जो 23 हमने परमाणु लिखा था। तो वहाँ पे हमने क्या गलती कर दी थी यहाँ पे, क्योंकि ये जो 11 है तो वो तो उसका परमाणु क्रमांक होता है ना, जबकि अभी मैं बताया हूँ कि जो हमारा ग्राम परमाणु द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, परमाणु भार के बराबर। तो यहाँ पे 11 की जगह क्या होना चाहिए, 23, अर्थात 23 ग्राम सोडियम में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 6.023 गुणित 10 की घाते 23 परमाणु के। ठीक है, बाकी सारी सब चीज़ें ठीक थी, लेकिन वहाँ पे मैंने क्या किया था, सोडियम का लिखा था और उसके पहले नाइट्रोजन को। तो नाइट्रोजन का मैंने 7 ग्राम पे दिखाया था और सोडियम का 11 ग्राम पे, लेकिन वहाँ पे गलती क्या है, ये जो 7 है वो इसका परमाणु क्रमांक है और यहाँ पर 11 जो है सोडियम का परमाणु क्रमांक है, और जो ये होता है वो होता है परमाणु भार के बराबर। तो वहाँ पे हमने जो 7 लिखा था वहाँ पे 7 की जगह पे आपको 23 करना है, और ये जो हमने 7 नाइट्रोजन लिखा था उसकी जगह पे आपको क्या करना है, 14 ग्राम। क्यों, क्योंकि जो हमारा ग्राम परमाणु द्रव्यमान होता है वो परमाणु के अणुभार के बराबर होता है। तो इसका मतलब 14 ग्राम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का अणुभार कितना होता है, 14, इसलिए यहाँ पर 14 ग्राम नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, 14 ग्राम नाइट्रोजन में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 6.023 गुणित 10 की घाते 23 परमाणु। ठीक है भैया, ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है, वहां पे क्या करना है, परमाणु क्रमांक की जगह पे आपको परमाणु द्रव्यमान राइट करना है। ओके, बस दैट्स क्लियर, और कुछ नहीं करना है। क्यों, क्योंकि किसी भी परमाणु का जो अणुभार होता है वो अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। बात समझ में, किसी भी तत्व या किसी भी एलिमेंट का जो परमाणु का अणुभार होता है उसके अंतर्गत अवोगाद्रो संख्या के समान कणों की संख्या उपस्थित होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं आज के टॉपिक में। ये थोड़ी सी जल्दबाजी में गलती हो गई थी जिसको मैंने सोचा कि आज मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जिससे किसी बच्चे पे कन्फ्यूजन ना रहे। ओके, अब हम लोग चलते हैं अणु के बारे में या मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए कि अणु होते क्या हैं। अणु जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह जो परस्पर रासायनिक बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक परमाणुओं का ऐसा समूह जो रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ठीक, दूसरे शब्दों में समझिए, तत्व या यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम कण, तत्व या यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में वातावरण में रह सकता है उसे अणु कहते हैं। यहाँ पर आपको डिफिनीशन चाहे पहली वाली राइट करें और चाहे दूसरी, मैं दोनों राइट कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखता हूँ, दो या दो से अधिक परमाणुओं का ऐसा समूह जो रासायनिक बंध द्वारा बंधे होते हैं अणु कहलाते हैं। ठीक है,
आर। अथवा एक दूसरी परिभाषा है कि किसी तत्व या यौगिक, किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। अणु कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोनों डिफिनीशन राइट कर दिया है। यहाँ पे क्या करना है, या तो आप इसको समझें, यहाँ पर क्या है, दो या दो से अधिक परमाणु रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े होंगे, और यहाँ पे क्या बताया, किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है अणु कहलाता है। ठीक है, दोनों का डिफिनीशन का मतलब एक ही है, दोनों के डिफिनीशन का मतलब एक ही है, बस समझने की देरी है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। दो या दो से अधिक परमाणुओं का ऐसा समूह जो रासायनिक बंधों के द्वारा बंधे होते हैं अणु कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा H2 है, ठीक है, तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन परमाणु आपस में रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े हैं, तभी तो H2 का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, O3 है, ओजोन इसको बोलते हैं। अब ओजोन में क्या है, तीन ऑक्सीजन के परमाणु आपस में रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, सल्फर है S8, ठीक है, ये सॉलिड सल्फर होता है, तो यहाँ पे क्या है, 8 सल्फर के परमाणु आपस में रासायनिक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे अणु हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी समझिए, यहाँ पर भी क्या है, यदि हम किसी तत्व की बात करें तो किसी तत्व का मतलब क्या होता है, तत्व या तो ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगा, सल्फर होगा, सारे तत्व तो अलग अलग होते हैं, तो उनके भी एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हम लोग H2 S8 O3 राइट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, N2 यहाँ पर भी हो सकता है, ऐसा नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं यौगिक का भी इसमें नाम ले लिया गया, तो यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम कण, अब जैसे हमने बात किया CH4 मीथेन है। ठीक है, तो ये क्या है, मीथेन का सबसे छोटा कण है, इससे छोटा मीथेन का कण नहीं हो सकता है। ठीक है, मीथेन हो जाएगा हमारा C6H12O6 हो जाएगा, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे अणु होते हैं। बात समझ में आई। बस अंतर क्या है, जो यौगिक होते हैं इनमें विभिन्न प्रकार के परमाणु आपस में जुड़े होते हैं, जबकि तत्व की बात करें तो तत्व में समान प्रकार के परमाणु आपस में जुड़े होते हैं। बस समझ में आई। है तो अणु ये भी, है अणु ये भी, बस अंतर क्या है कि जो यौगिक होते हैं इनमें विभिन्न प्रकार के परमाणु आपस में मिले होते हैं, और जो तत्व होते हैं उनमें समान प्रकार के परमाणु आपस में जुड़े होते हैं। बात समझ में आई। ठीक है, अब देखो जैसे N2 है, O3 है, S8 है, इन सभी में क्या है, समान प्रकार के परमाणु मिले हुए हैं। अब यहाँ पर ग्लूकोज पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन, तो विभिन्न प्रकार के परमाणु आपस में मिले हैं। ठीक है दोनों ही अणु। बात समझ में आई। क्यों, क्योंकि ये भी स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं और ये भी स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। ये हो गई हमारे अणु के बारे में। ठीक, अच्छा, अणु की जो परमाणविकता होती है, ठीक है, अणुओं की जो परमाणविकता दिखाई दे रहा है, हाँ, अणुओं की परमाणविकता, अणुओं की जो परमाणविकता होती है वो निर्भर करती है कि उस अणु को बनाने के लिए कितने परमाणु भाग लिए हैं। ठीक है, अब जैसे ओजोन की बात किया जाए, ठीक है, तो ओजोन अणु की जो परमाणविकता होगी वो कितनी होगी, 3। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिल करके ओजोन का निर्माण करे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओजोन अणु की जो परमाणविकता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3। S8 अणु का जो परमाणविकता होगा वो कितना हो जाएगा, 8। क्यों, क्योंकि वहाँ पर 8 समान प्रकार के सल्फर परमाणु आपस में मिल करके S8 का निर्माण करते हैं। बात समझ में आई। तो किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं की जो संख्या होती है उसे ही उस अणु की परमाणविकता कहते हैं। दैट्स क्लियर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ओके बेटा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। ओके बेटा।